आज हम डिस्कस करेंगे दीर्घ उत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला में जो प्रश्न शेष रह गए थे उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जो अगला प्रश्न हमारा है, जीडीपी और जीबीए और जीडीपी और जीबीए को इसको जो अभी वहां डिलीट हो जाएगा। अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे दीर्घ उत्तरी मॉडल प्रश्न का जो शेष रह गया था उन प्रश्नों को, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक जीडीपी और सकल मूल्य संवर्धन में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका काउंटर प्रश्न इन दोनों आर्थिक संकेतकों का संकेतकों का नीति निर्माण में उपयोगिता क्या है? नीति निर्माण में उपयोगिता क्या है? यह हमारा प्रश्न है। 3.3 में दो प्रश्न थे। एक प्रश्न पहले मैं डिस्कस कर किया, उसका जो दूसरा अथवा पार्ट करके था वह मैं आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। जीडीपी और जीबीए दोनों ही महत्वपूर्ण अवधारणा है। जीडीपी परंपरागत अवधारणा, जीबीए का कंसेप्ट नया आया है। तो सबसे पहले हम आपको जीडीपी डिस्कस करेंगे। सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सकल घरेलू उत्पाद किसी देश के सामान्य निवासियों द्वारा अपनी आर्थिक सीमा के अंतर्गत एक निश्चित समयावधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य होता है। सकल घरेलू उत्पाद को अर्थव्यवस्था में एक व्यापक महत्वपूर्ण आर्थिक अवधारणा के रूप में देखा जाता है। सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था की समग्र स्थिति को बताता है। यह अर्थव्यवस्था का व्यापक पैमाने पर माप करता है। सकल घरेलू उत्पाद एक समग्र दृष्टिकोण है। सकल घरेलू उत्पाद में एक वर्ष के अंदर देश में रहने वाले सभी लोग, चाहे घरेलू हो या विदेशी हो, उनके द्वारा उत्पादन में जो कंट्रीब्यूशन किया जाता उसे सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता। तो सकल घरेलू उत्पाद से आशय सकल घरेलू उत्पाद किसी देश के सामान्य निवासियों द्वारा अपनी आर्थिक सीमा के अंतर्गत एक निश्चित समयावधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का
मौद्रिक मूल्य होता। सकल घरेलू उत्पाद के लिए ये फार्मूला P इंटू क्यू, P प्राइस है, Q क्वांटिटी है, समेशन योग को बताता। जिस किसी भी देश में जितना उत्पादन हुआ उन सभी उत्पादन के मूल्यों का योग। दूसरा भी फार्मूला प्रयोग किया जाता, C प्लस आई प्लस जी। C कंजम्पशन है, I इन्वेस्टमेंट है, G गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। यह हमारा जीडीपी होता। इस फार्मूले से हमारा जीडीपी निकाला जाता। तो सकल घरेलू उत्पाद संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में बताता है। इसके विपरीत हमारा जीबीए जो है, जीबीए, इसके विपरीत जीबीए संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में नहीं बताता। जीबीए किसी विशिष्ट क्षेत्र में वृद्धि या कमी को बताता है। जीबीए की अवधारणा भारत में 2015 में लाई गई। जीबीए किसी विशिष्ट क्षेत्र में अथवा किसी एक उद्योग द्वारा, जीबीए किसी क्षेत्र विशेष में या किसी एक उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को बताता। जीबीए किसी एक विशेष क्षेत्र अथवा किसी एक उद्योग द्वारा उत्पादित की गई वस्तु के मूल्य को बताता। जीबीए को निकालने के लिए अगर हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जीबीए निकालते हैं तो जीडीपी में से हम सरकार द्वारा लगाए गए कर को माइनस करते हैं और सब्सिडी को उसमें ऐड करते। जीबीए निकालते समय संपूर्ण अर्थव्यवस्था का जो मौद्रिक मूल्य है उसमें से कर को माइनस करते हैं और सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी को ऐड करते हैं। तो जीबीए और जीडीपी में अंतर का प्रश्न है। तो जीडीपी एक बड़ी अवधारणा है। जीडीपी अर्थव्यवस्था की, संपूर्ण अर्थव्यवस्था की माप करती है। इसके विपरीत जीबीए एक छोटी अवधारणा मानी जाती है। जीबीए किसी विशेष उद्योग या क्षेत्र द्वारा उत्पादित की गई वस्तु को बताती है। तो आपसे पूछा जाए कि जीबीए और उसमें अंतर क्या है, तो आप कहना कि जीडीपी एक व्यापक अवधारणा जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था की माप करती है। इसकी तुलना में जीबीए एक छोटी अवधारणा है। जीबीए केवल किसी क्षेत्र विशेष या उद्योग द्वारा उत्पादित मूल्य की बात करती है। जीडीपी में टैक्स इंक्लूड होता है, जीबीए में टैक्स इंक्लूड नहीं होता। जब जीडीपी से हम लगाए गए टैक्स को माइनस करते हैं और उसमें सब्सिडी को ऐड करते हैं तो यह हमें प्राप्त होता है, जीबीए मिलता। जीबीए निकालते समय हम जीडीपी में से इनपुट की लागत को हम माइनस कर देते हैं। जब हम जीबीए काउंट करते हैं तो जीडीपी माइनस इनपुट, कास्ट ऑफ इनपुट। हमने अभी आपको बताया कि जीडीपी जब जीबीए निकालते हैं तो जीडीपी माइनस कास्ट ऑफ इनपुट, जो आगत हैं उनकी लागतों को कम माइनस कर दिया जाता है। जीबीए जितना फाइनल एडिशन होता है उसी को व्यक्त करता। जीबीए वैल्यू एडिशन की बात करता। कच्चा माल से फाइनल गुड्स बनने में जितना लगता है उसी को काउंट किया जाता है जीबीए। जीबीए का एक और फार्मूला है, जीबीए जीडीपी माइनस आरोपित कर
प्लस सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी, इससे हम जीबीए निकालते हैं। जीडीपी तीनों विधि से कैलकुलेट किया जाता, आय विधि, उत्पादन विधि और उपभोग विधि। जीडीपी कैलकुलेट करने के बाद जीबीए कैलकुलेट किया जाता है। जब हम जीडीपी व्यय विधि से कैलकुलेट करते हैं तो विभिन्न क्षेत्रों में द्वारा जो व्यय किया गया उसका योग निकालते हैं। आय विधि से जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो उत्पादन के साधनों को किसी आर्थिक गतिविधि में नियोजित करने पर जो प्रतिफल प्राप्त होता है उस प्रतिफल का योग करते हैं। जब हम और व्यय, जब हमने कहा कि हम जीडीपी को उत्पादन विधि से कैलकुलेट करते हैं तो यह फार्मूला लगाते हैं। जब हम जीडीपी को व्यय विधि से करते हैं तो C प्लस आई प्लस जी का प्रयोग करेंगे। जब जीडीपी को हम आय विधि से तो उत्पादन के सभी क्षेत्रों को मिलने वाली आय का योग निकालते हैं। तो यहां पर हम जीडीपी जब जीबीए निकालेंगे तो हम पहले जीडीपी कैलकुलेट करेंगे। जीडीपी में से हम इनपुट को, कास्ट ऑफ इनपुट को माइनस कर दें। अगर इस फार्मूले का हम उपयोग कर रहे हैं तो हम उसका आपको जो है एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब देखिए, हमने कहा कि हम जीडीपी माइनस आरोपित कर प्लस सब्सिडी, इस फार्मूले से हम जीबीए के। तो यहां हमको पहले जीडीपी कैलकुलेट करना। जीडीपी हमें कैलकुलेट इस फार्मूले से कर रहे हैं, C प्लस आई प्लस जी। हम व्यय विधि से, C कंजम्पशन है, उपभोग है, I निवेश है और जी सरकारी व्यय है। सपोज दैट उपभोग देश के लोगों द्वारा 1000 करोड़ रुपए का उपभोग किया गया, 1000 करोड़। निवेश 500 करोड़ रुपए का हो रहा, 500 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। सरकारी व्यय जो है, मान लीजिए गवर्नमेंट ने जो एक्सपेंडिचर किया 700 करोड़ रुपए का गवर्नमेंट ने। जो टैक्स आरोपित किया गया, टैक्स उपभोग के ऊपर आरोपित किया गया। तो जो अब यहां पर हम जब टैक्स की बात करेंगे तो कितना सरकार ने टैक्स लगाया वह कैलकुलेट करने। मान लो सरकार ने 10% टैक्स लगाया तो इसका 10% टैक्स हम माइनस कर लेंगे। कुल सरकार ने कर सपोज है 500 करोड़ रुपए का लगाया है। सब्सिडी सरकार ने 800 करोड़ दिया। तो इस फार्मूले से हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जीडीपी C प्लस आई, तो हमारा C कितना है, 1000 का है, I 500 है और इसके गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 700 है। सरकार ने टैक्स लगाया 500 करोड़, सरकार ने सब्सिडी दिया 800 करोड़। इनको हम ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद हम इसको फाइनल वैल्यू, तो 1000 हमारा उपभोग है, 500 करोड़ निवेश है, 700 करोड़ रुपए हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इन तीनों को ऐड करते हैं तो हमारा 2200 आता, -500 प्लस 800 जो सब्सिडी। तो ये टोटल हमारा इतना होता, इसमें से 500 माइनस कर देंगे तो ये हमारा 2500 करोड़ हुआ। तो जीबीए हमारा 2500 करोड़ हुआ। और इसके बाद अगर आप जीडीपी देखते तो हमारा इतना जीडीपी। तो कहीं न कहीं सरकार द्वारा जो है जब जीडीपी में से आरोपित कर को माइनस किया जाता है, सब्सिडी को जोड़ा जाता है, तब हमारा जो होता है जीबीए मिलता है। इसको आगे भी हम करते हैं। इसमें अगर बात
जीबीए इक्वल टू जीएनपी माइनस आरोपित कर प्लस सब्सिडी। अब यहां जीएनपी का फार्मूला हमारा होता सी प्लस आई प्लस जे प्लस एक्स माइनस एम माइनस आरोपित कर इस फार्मूला कर प्लस सब्सिडी। इससे तो यहां पर x माइनस एम जो है विदेशों से अर्जित शुद्ध आय है उसको हम ऐड करते हैं, तो इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। हमारा अगर हम देखें यहीं तो अगर हमारा x निर्यात से प्राप्त आय 500 है और आयात पर हमने 700 खर्च किया, तो x माइनस एम हमारा 500 माइनस 700 इक्वल टू माइनस 200 होगा। तो जब यहां पर हम निकालेंगे तो हमारा C प्लस आई प्लस जे कितना था, फाइनली हमारा जीबीए 3200 आया था। इस 3200 में से माइनस 2500 आया था, इसमें से माइनस कर दीजिए। तो जब यहां से तो यहां पर हमारा जीबीए मिलेगा 2500 करोड़ माइनस 200 आ जाएगा आपका। इस प्रकार जीबीए कैलकुलेट किया जाता। जीबीए निकालने के लिए हमें जीडीपी निकालना पड़ता। जब जीडीपी निकालेंगे उसके बाद उसमें से आरोपित कर को माइनस कर देंगे, इसके बाद उसमें हम सब्सिडी को ऐड करते हैं, तब हमारा मिलता। जीडीपी और जीबीए दोनों का उपयोग वर्तमान में भारत सरकार द्वारा या विभिन्न देशों की सरकारों द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था का आकार ज्ञात करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के निष्पादन की जांच करने के लिए किया जाता। तो प्रश्न आपसे काउंटर पार्ट हमारा है प्रश्न का कि जीडीपी और जीबीए का प्रयोग कहाँ किया जाता है। नीति निर्माण, तो जीडीपी और जीबीए दोनों ही सामाजिक आर्थिक नीतियों में काफी महत्वपूर्ण है। जीडीपी जहां एक तरफ संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी देता है, तो वहीं जीबीए किसी क्षेत्र विशेष या उद्योग द्वारा उत्पादन को। जीडीपी के अंतर्गत हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं। यदि जीडीपी में गिरावट आ रही है, जीडीपी में परिवर्तन की दर आर्थिक विकास दर कहलाती है। यदि हमारा जीडीपी कम हो रहा, जीडीपी में गिरावट आती है, तो सरकार उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक पैकेज देती है। राजकोषीय पैकेज सरकार द्वारा दिया जाता, कर में छूट दी जाती है, कंसेशनल इंटरेस्ट प्रोवाइड कराया जाता है, सब्सिडी प्रदान की जाती है, अनेक सुविधाएं। तो जीडीपी का प्रयोग सरकार द्वारा अपनी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने, सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने, व्यापार को बढ़ावा देने संबंधी नीतियों में कहा जाता। यदि आर्थिक विकास दर में गिरावट आ रही है, तो इस गिरावट को कैसे दूर किया जाए, इसके लिए सरकार राजकोषीय और मौद्रिक उपायों पर बल देती है। जीडीपी के माध्यम से सरकार एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन और बेरोजगारी दूर करने, गरीबी दूर करने संबंधी नीतियों में भी प्रयोग करती। जीडीपी के आधार पर सरकार कल्याणकारी नीतियों का निर्माण करती है। जीडीपी को ध्यान में रखते हुए सरकार अपनी विदेश व्यापार नीति का सृजन करती है। जीडीपी को ध्यान में रखते हुए सरकार बेल आउट पैकेज अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को देती है। तो जीडीपी के मान के आधार पर, जीडीपी में परिवर्तन के आधार पर सरकार को अपने समग्र नीतियों में बदलाव करना पड़ता है, समीक्षा करना पड़ता है।
जब जीडीपी में गिरावट हो रही हो तो सरकार को अपनी राजकोषीय नीति का मूल्यांकन करना पड़ता, सार्वजनिक आय और व्यय की नीति का मूल्यांकन करना पड़ता। जीडीपी में वृद्धि हो रही तो सरकार विस्तारवादी राजकोषीय नीतियां अपनाती और अन्य। तो जीडीपी का प्रयोग अर्थव्यवस्था में परिवर्तन लाने, राजकोषीय स्थिति को मजबूत बनाने, गरीबी एवं बेरोजगारी को दूर करने, विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने, जन कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जीडीपी का प्रयोग। वहीं दूसरी तरफ जीबीए जो होता एक साथ संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में नहीं बताता। जीबीए एक साथ जो है संपूर्ण अर्थव्यवस्था या अर्थव्यवस्था के सभी घटकों के बारे में वह नहीं बताता। जीबीए के द्वारा किसी क्षेत्र विशेष या उद्योग विशेष द्वारा उत्पादन की बात की जाती है। तो सपोज दैट अगर कृषि क्षेत्र में उत्पादन में गिरावट हो रही है या औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन में गिरावट हो रही है तो सरकार कृषि या औद्योगिक क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए, उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जीबीए का प्रयोग करती है। जीबीए के आधार पर सरकार यह मूल्यांकन करती है कि आखिर एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रोडक्शन कम कैसे हुआ, आखिर एग्रीकल्चर सेक्टर में गिरावट क्यों आ रही है, इस गिरावट का पर्टिकुलर कारण क्या है, इसका मूल्यांकन करने का काम सरकार द्वारा किया जाता है। अंडरस्टूड। तो इस प्रकार जीडीपी और जीबीए दोनों ही आर्थिक विकास में सरकार के सामाजिक एवं आर्थिक नीतियों के निर्माण में काफी उपयोग। जहां जीडीपी व्यापक पैमाने पर अर्थव्यवस्था में की माप करता, वहीं जीबीए एक पर्टिकुलर क्षेत्र की बात करता। जीडीपी का प्रयोग संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संदर्भ में किया जाता। जीबीए पर्टिकुलर सेक्टर, पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज के संदर्भ में नीतियां बनाने का प्रयास करती है। जीबीए में हम कुछ से सबके तरफ जाते हैं, जीडीपी में हम सबके माध्यम से कुछ के तरफ आते हैं। अंड। तो अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर। हम आते हैं जो हमारा अगला प्रश्न है 3.4 का, जो हमारा पॉइंट 3.4 में हमारा पहला प्रश्न है कि भारत में खाद्य सुरक्षा की स्थिति का वर्णन कीजिए। खाद्य, भारत में खाद्य सुरक्षा की स्थिति, खाद्य सुरक्षा की स्थिति का वर्णन कीजिए। भारत में खाद्य सुरक्षा की स्थिति का वर्णन कीजिए। फिर है कि इसका जो काउंटर प्रश्न हमारा है, इसके प्रमुख घटकों, चुनौतियों, इसके प्रमुख घटकों, इसके प्रमुख घटकों, चुनौतियों और हाल के वर्षों में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की विवेचना कीजिए। उठाए गए कदमों की विवेचना कीजिए। विवेचना कीजिए। देखिए, इसमें 4 प्रश्न एक तरह से बन जा रहे हैं। पहला प्रश्न है कि भारत में खाद्य सुरक्षा की स्थिति क्या है। दूसरा, इसके जो प्रश्न है उसमें खाद्य सुरक्षा के घटक क्या है, खाद्य सुरक्षा के रास्ते में चुनौतियां क्या है, खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में सरकार द्वारा उठाए गए कदम क्या है। तो देखिए, भारत में खाद्य सुरक्षा की स्थिति काफी अच्छी है। भारत में
खाद्यान्नों का पर्याप्त भंडार है, खाद्यान्नों का पर्याप्त उत्पादन हो रहा है। तो भारत में खाद्य सुरक्षा की स्थिति बेहतर है। पहले हम खाद्य सुरक्षा क्या है इस पर चर्चा संक्षेप में कर लें, तब इसके ऊपर। खाद्य सुरक्षा वह स्थिति है जिसके अंतर्गत यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता कि लोगों को पर्याप्त मात्रा में पोषकता के साथ खाद्यान्न और उससे संबंधित वस्तुएं उपलब्ध हो सके। पर्याप्त मात्रा में पोषकता के साथ लोगों को खाद्यान्न और उससे संबंधित वस्तुएं उपलब्ध हो सके। खाद्य सुरक्षा में मात्रात्मकता भी आती है और गुणात्मकता भी आती है। खाद्य सुरक्षा की अवधारणा मात्रात्मक अवधारणा भी है, खाद्य सुरक्षा की अवधारणा गुणात्मक अवधारणा भी है। खाद्य सुरक्षा में हम इस बात पर फोकस करते हैं कि लोगों को सतत रूप से एक न्यूनतम मात्रा में गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो, जिससे कि वह अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, न्यूनतम जीवन स्तर प्राप्त कर सके। तो भारत एक खाद्यान्न निर्यातक देश भी है। भारत में खाद्यान्नों का पर्याप्त उत्पादन हो रहा है। जब खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं तो खाद्य सुरक्षा का उद्देश्य भूखमरी और कुपोषण को दूर करना। तो आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार जब भारत में खाद्य सुरक्षा की स्थिति की बात कर रहे हैं, खाद्य सुरक्षा की स्थिति, तो भारत में खाद्य सुरक्षा की स्थिति बेहतर है। देश में भूखमरी नहीं है, कुपोषण की समस्या। तो आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार भारत में जो प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खाद्यान्न की जो उपलब्धता है, उपलब्धता जो है लगभग 600 ग्राम है, 568 ग्राम है। यह 2023 के संदर्भ में इस वर्ष आंकड़े भारत सरकार द्वारा दिए। अगर इसे हम मंथली कैलकुलेट करते हैं तो भारत में प्रति व्यक्ति मंथली खाद्यान्न की उपलब्धता मासिक आधार पर इतनी है। तो भारत में मात्रात्मक दृष्टिकोण से प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की उपलब्धता पर्याप्त है। 2023-24 में जो इस वर्ष के आर्थिक समीक्षा में बताया गया कि भारत में खाद्यान्नों का उत्पादन लाख मीट्रिक टन हुआ, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 6.5% अधिक है। तो भारत में खाद्यान्न मात्रात्मक रूप से पर्याप्त मात्रा में है। खाद्यान्न पर व्यक्ति मासिक आधार पर 17.3 केजी है। पर डे की बात करते हैं तो 568 ग्राम। अगर हम दुग्ध की उपलब्धता की बात करते हैं, दुग्ध की उपलब्धता यह भी, तो भारत में दुग्ध की उपलब्धता प्रत्येक विश्व में सर्वाधिक है। यह 471 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। भारत में
दूध की उपलब्धता वैश्विक उपलब्धता से काफी अधिक है। भारत में जहां दूध की उपलब्धता प्रति व्यक्ति 471 ग्राम है, वहीं जब वैश्विक स्तर पर बात करते हैं हम, यह 322 ग्राम है। जो ब्रैकेट में आंकड़ा है यह वैश्विक स्थिति की बात करता। तो यहां पर भारत में कुपोषण भी कम होता। फिर प्रोटीन की उपलब्धता की बात करते हैं। प्रोटीन की उपलब्धता यहां पर थोड़ी हमारी स्थिति काफी नाजुक हो चुकी है। यहां पर हमारी स्थिति नाजुक है। वैश्विक स्तर पर जो प्रोटीन की उपलब्धता है उसकी तुलना में हमारे पास प्रोटीन कम है। शहरी क्षेत्रों में प्रोटीन की उपलब्धता भारत में जो है, शहरी क्षेत्रों में प्रोटीन की जो उपलब्धता है वह 63.4 ग्राम है प्रतिदिन। और इसके बाद जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो उपलब्धता है वह लगभग जो है 62 है, 61.8 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। कहा जा रहा है कि भारत में 73% पॉपुलेशन कुपोषण का शिकार है, जिन्हें पर्याप्त प्रोटीन नहीं मिल रहा। अगर हम मात्रात्मक दृष्टि से देखते हैं तो भारत में खाद्यान्न पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। देश में खाद्यान्नों का भंडारण पर्याप्त है। वहीं अगर प्रोटीन जो पोषण का सबसे बड़ा स्रोत है उसकी बात करते हैं तो भारत में प्रोटीन का उपलब्धता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन काफी कम है। देश की 73% पॉपुलेशन जो है कुपोषण का शिकार हो चुकी है, यह कहा जाए बताया गया। तो भारत में भूखमरी नहीं है, कुपोषण की स्थिति है। भारत सरकार लगातार कुपोषण की स्थिति को भी दूर करने का प्रयास करे। अब अगला है भारत में खाद्य सुरक्षा के घटक या खाद्य सुरक्षा के कंपोनेंट क्या होते हैं। जो खाद्य सुरक्षा होती है, खाद्य सुरक्षा के 4 घटक होते हैं। सबसे पहले होता अनाज की उपलब्धता, दूसरा है वहनीयता, और तीसरा है उपयोग, और चौथा है स्थिरता। यह भारत में खाद्य सुरक्षा के घटक है। उपलब्धता, वहनीयता, उपयोग और स्थिरता, यह 4 खाद्य सुरक्षा के घटक माने जाते हैं। तो उपलब्धता का मतलब होता है क्या लोगों को पर्याप्त मात्रा में जितना उन्हें स्वस्थ रहने के लिए खाद्यान्न चाहिए उपलब्ध है कि नहीं है। उपलब्धता में देखा जाता है कि एक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए मेडिकल साइंस के अनुसार जितना खाद्यान्न चाहिए वह खाद्यान्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। उपलब्धता, यह उपलब्धता घरेलू स्रोतों से भी पूरी की जाती है। उपलब्धता घरेलू उत्पादन कम है तो उसे आयात के माध्यम से, तो उपलब्धता में हम उत्पादन की भी बात करते हैं, उपलब्धता में हम भंडारण की बात भी करते हैं, और उपलब्धता में आयात की, कि देश में खाद्यान्नों का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन हो रहा है या नहीं, देश में सफिशिएंट भंडारण है कि नहीं। अगर देश में उत्पादन कम हो रहा, भंडारण कम हो रहा, तो क्या सरकार आयात के माध्यम से लोगों को उपलब्ध करा रहे या नहीं। दूसरा पॉइंट हमारा वहनीयता की जब बात आती है, एफोर्डेबिलिटी की बात आती है, तो एफोर्डेबिलिटी में देखा जाता है कि खाद्यान्न लोगों को आसानी से मिल पा रहे हैं कि नहीं। खाद्यान्न की कीमतें बहुत अधिक तो नहीं है, खाद्यान्न खरीदने के लिए लोगों के पास आए हैं कि नहीं।
खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लोगों के पास न्यूनतम इनकम है कि नहीं, तो वहनीयता में खाद्यान्नों की कीमत और लोगों की आय को देखा जाता है कि लोग आसानी से एफोर्ड कर पा रहे हैं। आज वर्तमान में भारत में 80 करोड़ से अधिक लोगों को निःशुल्क खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून में शहर की 50% और ग्रामीण की 75% आबादी को खाद्य सुरक्षा की गारंटी दी गई। तो भारत में वहनीयता कोई मुद्दा नहीं है। से थर्ड पॉइंट है उपयोग। अगर लोगों को खाद्यान्न मिल रहा तो क्या सही तरीके से उसका उपयोग हो रहा, क्या उन्हें खाद्यान्नों को तैयार करने के लिए आवश्यक सामग्री मिल रही, जैसे खाद्यान्नों को भोजन बनाने के लिए ईंधन मिल रहा या नहीं, खाद्यान्नों का जो बने भोजन है उनका सही तरीके से उपयोग हो रहा या नहीं, या उपयोग में यहाँ पे यह भी देखा जा रहा कि कहीं खाद्यान्न स्टोर में रखे रखे नष्ट तो नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर खाद्य प्रबंधन की बात होती है। खाद्यान्न को तैयार करने के लिए ईंधन इत्यादि जो उसको मिल रहा है कि नहीं। फिर चौथा पॉइंट आता है स्टेबिलिटी। खाद्य सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण घटक है स्टेबिलिटी, स्थिरता। क्या लोगों को स्थिरता के साथ खाद्यान्न मिल रहा? ऐसा तो नहीं है कि 2 महीना उनको खाद्य सुरक्षा मिली, 2 महीना बाद तीसरे महीना में नहीं। बाढ़ या सूखा आने या कृत्रिम कारणों से जैसे युद्ध की स्थिति में क्या खाद्यान्नों की आपूर्ति प्रभावित हो रही है? क्या उनको प्रॉपर नियमित रूप से खाद्यान्न मिल रहा है कि नहीं? जब अचानक बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, भूकंप हो या युद्ध की स्थिति है, तो ऐसे स्थिति में खाद्यान्नों की आपूर्ति प्रभावित होती है। तो क्या इसके कारण लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रभावित तो नहीं हो रही? खाद्य सुरक्षा में स्टेबिलिटी को भी काउंट किया जाता है। तो ये हमारे खाद्य सुरक्षा के 4 घटक हैं: उपलब्धता, वहनीयता, उपयोग और स्थिरता। तो खाद्य सुरक्षा जब भी उपलब्ध हो इन चारों बिंदुओं पर दिखा। इसमें दूसरे प्रश्न का दूसरा प्रश्न है चुनौतियां। तो खाद्य सुरक्षा के रास्ते में चुनौतियां क्या हैं? भारत में खाद्य सुरक्षा के रास्ते में अनेक चुनौतियां उत्पन्न हुई है, जो प्राकृतिक चुनौतियां भी हैं और कृत्रिम चुनौतियां। सबसे पहली चुनौतियां क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सफल बनाना। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में निहित विसंगतियों को दूर करना। निहित विसंगतियों को दूर करना, विसंगतियों को दूर करना। दूसरी चुनौती हमारी है खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, गुणवत्ता सुनिश्चित करना। सुने, तीसरा हमारा है समय पर खाद्यान्नों का वितरण करना। समय पर खाद्यान्नों का वितरण करना। चौथा प्रभावी खाद्य प्रबंधन का अभाव। प्रभावी खाद्य प्रबंधन का अभाव, प्रभावी खाद्य। पांचवा है जागरूकता की कमी। जागरूकता की कमी। फिर नेक्स्ट हमारा है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन। सातवां चुनौती की हम बात करें विपणन व्यवस्था का प्रभावी न होना। विपणन व्यवस्था का प्रभावी न होना, प्रभावी न होना।
8वां, केंद्र और राज्यों में समन्वय की कमी। केंद्र राज्यों में समन्वय की कमी। 10वां, अगर 9th हम कहें, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का पर्याप्त विकास न होना। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का पर्याप्त विकास न। तो यह भारत में खाद्य सुरक्षा की मार्ग में कुछ चुनौतियां। पहला, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में विसंगतियां हैं, कमियां हैं। समय पर अनाजों का वितरण नहीं होता, पर्याप्त मात्रा में अनाज लोगों को नहीं मिल पाता, अनाजों की क्वालिटी नहीं है। इस पर खाद्य पदार्थों में क्वालिटी का अभाव है, पोषकता का अभाव है। आपको वर्तमान में भारत सरकार खाद्य सुरक्षा के लिए खाद्यान्नों के साथ साथ पूरक आहार भी उपलब्ध करा रही है और सरकार फोर्टिफाइड राइस उपलब्ध करा रही है, प्रोटीन के पाउडर दे रही है, क्योंकि खाद्य पदार्थों में गुणवत्ता नहीं है। खाद्य सुरक्षा के रास्ते में 10वीं चुनौती हमारा भ्रष्टाचार और सुशासन की कमी है। भ्रष्टाचार का अधिक होना या विद्यमान होना और सुशासन की कमी है, यह भी हमारे खाद्य सुरक्षा के रास्ते में चुनौती है। तो अभी मैंने आपको यह खाद्य सुरक्षा के बारे में कुछ चुनौती। भारत में अनाजों का डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट में सही तरीके से नहीं हो पा रहा, मार्केटिंग सिस्टम हमारा इफेक्टिव नहीं। हालांकि सरकार मार्केटिंग सिस्टम में सुधार के लिए राष्ट्रीय कृषि ई मंडी का कंसेप्ट लाई है, विपणन व्यवस्था को लगातार अब प्रभावी बनाने के लिए कदम उठाया जा रहा, बिचौलियों की भूमिका को समाप्त किया जा रहा, देश के सभी कृषि मंडियों को एक साथ जोड़ा जा रहा। लेकिन उसके बावजूद भारत में अभी विपणन व्यवस्था प्रभावी नहीं हो पा रही है, बिचौलिए हैं, साहूकार, महाजन, गांव के व्यापारियों द्वारा भी किसानों का, उपभोक्ताओं का शोषण किया जा रहा। खाद्य प्रबंधन की कमी है, एफसीआई के गोदामों में रखे अनाज नष्ट हो जा रहे हैं। यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, इस पर हमें फोकस करना होगा। अब हम आते हैं अगला पॉइंट क्या है, सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा की दिशा में उठाए गए कदम। सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा की दिशा में उठाए गए कदम, दिशा में उठाए गए कदम। देखिए, भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विरासत में खाद्य सुरक्षा की समस्या मिली है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत द्वारा लगातार खाद्य सुरक्षा की दिशा में कदम उठाया जा रहा। 1949 में अधिक अन्न उपजाओ कार्यक्रम शुरू किया गया, अधिक अन्न उपजाओ कार्यक्रम यह 1949 में शुरू किया गया। IADP, IAAP और हरित क्रांति का सूत्रपात भारत में खाद्य सुरक्षा को लेकर ही किया गया। IADP 1960-61, IAP 1964-65, हरित क्रांति 1966 में शुरू की गई। 1965 में खाद्यान्नों का बफर स्टॉक मेंटेन करने की योजना शुरू की गई, यह भी खाद्य सुरक्षा की दिशा में उठाया गया। यह स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हाल के वर्षों में सरकार द्वारा यह कदम उठाया। 1988 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का गठन किया गया। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का गठन किया गया। अब यही देखें तो इसके बाद जो था सार्वजनिक पीडीएस सिस्टम भी 1951 में शुरू किया गया था।
1951 में। फिर इसके 1988 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का गठन, राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 में खाद्य सुरक्षा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए, प्रोटीन आधारित फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने की बात की गई। फिर आप देखो तो इसके बाद अगला पॉइंट है, वर्ष 2007 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा गारंटी मिशन शुरू किया गया, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, जिसमें गेहूं, चावल, दाल, इसके 3 घटक थे, गेहूं, चावल और दाल। इन फसलों के उत्पादन को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इन पर फोकस किया गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम 2013 बनाया गया। फिर इसके बाद प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना चलाई जा रही है 2020 से। 2020 से प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना चलाई जा रही है। वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन कार्ड राशन कार्ड स्कीम को भी गवर्नमेंट द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को भी भारत सरकार द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा। तो वर्तमान में भारत सरकार खाद्य सुरक्षा के दिशा में काफी एक्टिव है। मेगा फूड पार्क को बढ़ावा देना, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना, ऑपरेशन ग्रीन्स शुरू करना, ऑपरेशन ग्रीन्स, यह भी हमारी खाद्य सुरक्षा के लिए। ऑपरेशन ग्रीन्स के माध्यम से फल फूल और सब्जियों को नष्ट होने से बचाने के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया। आपसे पूछा जा, हाल के वर्षों में भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा की समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाया, तो मुख्य रूप से आपको 2000 के बाद को देखना। तो राष्ट्रीय कृषि नीति के बारे में जिक्र करना, आप राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के बारे में, जिसमें चावल, गेहूं और दाल के उत्पादन को बढ़ावा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम 2013 के बारे में, प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना, जिसके माध्यम से लोगों को निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है, इसके बारे में आपको चर्चा। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को पूरे देश में 2020 से इंप्लीमेंट किया जा रहा है, जिससे कोई भी व्यक्ति कहीं का भी हो, किसी भी राज्य, किसी जिले का हो, पूरे देश में कहीं से भी वह राशन प्राप्त कर सकता है, खाद्यान्न प्राप्त कर सकता है, कहीं का राशन का। तो वर्तमान में भारत सरकार खाद्य सुरक्षा को लेकर के चिंतित भी है, गंभीर भी है और एक्टिव भी है, सक्रिय भी है, और इस दिशा में पर्याप्त कदम उठा रही है। तो यह हमारा खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में। इसका जो अगला प्रश्न है 3.4 में हमारा जो है 3 अथवा करके जो हमारा प्रश्न है, यह हमारा प्रश्न है, मध्य प्रदेश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में हस्तशिल्प उद्योग की भूमिका का परीक्षण कीजिए। मध्य प्रदेश, प्रश्न हमारा है, मध्य प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में हस्तशिल्प उद्योग की भूमिका
का परीक्षण कीजिए, भूमिका का परीक्षण कीजिए। इसका काउंटर पार्ट है, इसको को संरक्षण के लिए किन प्रयासों किए, इसके संरक्षण के लिए, संरक्षण के लिए किन किन प्रयासों की आवश्यकता है, किन किन प्रयासों की आवश्यकता है, संरक्षण के लिए किन किन प्रयासों की आवश्यकता। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य, मध्य प्रदेश परंपराओं और मूल्यों पर आधारित कार्य करने वाला एक राज्य, मध्य प्रदेश एक में सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्य और विरासत भी काफी अधिक। तो मध्य प्रदेश में हस्तशिल्प उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका है। मध्य प्रदेश में हस्तशिल्प उद्योग किसी एक दृष्टिकोण से उपयोगी नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश में हस्तशिल्प उद्योग अनेक दृष्टिकोण से उपयोगी है। हस्तशिल्प उद्योग से आशय ऐसे उद्योगों से है जिनमें उत्पादन परंपरागत तौर तरीकों से किया जाता, उत्पादन में आधुनिक मशीनों का प्रयोग बहुत ही कम किया जाता, उत्पादन की जो तकनीक होती है वह परंपरागत तकनीक होती है, उत्पादन की जो तकनीक है, उत्पादन की जो विधियां हैं वह मैन्युअली ऑर्गेनाइज की जाती है, हाथों के द्वारा संचालित किया जाते हैं। इसमें लोगों की बौद्धिक कुशलता का अधिक उपयोग, इसमें लोगों की बौद्धिक एवं शारीरिक कुशलता का अधिक उपयोग होता। ऐसे उद्योगों को हस्तशिल्प उद्योग कहा जाता, जिसमें उत्पाद के निर्माण में आधुनिक मशीनों और तकनीक का सीमित प्रयोग किया जाता और उत्पाद हाथों के माध्यम से स्थानीय कारीगरों और लोगों द्वारा बनाए जाते हैं। तो हस्तशिल्प उद्योग प्राचीन काल से ही भारत का एक परंपरागत उद्योग रहा और हमारी अर्थव्यवस्था का आधार भी रहा और हमारे विकास की कहानी भी कहता। तो मध्य प्रदेश हस्तशिल्प उद्योगों के मामले में काफी आगे है। मध्य प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में के मूलाधार के रूप में हस्तशिल्प उद्योग को देखा जाता। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में हस्तशिल्प उद्योग की भूमिका किन किन क्षेत्रों में या किन किन आधार पर हम हस्तशिल्प उद्योग की भूमिका का परीक्षण कर सकते हैं, तो भारत मध्य प्रदेश में एक जनाधिक्य वाला राज्य भी है। मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है। मध्य प्रदेश एक सांस्कृतिक विरासत को सजो कर रखने वाला राज्य। तो मध्य प्रदेश में हस्तशिल्प उद्योग की भूमिका, मध्य प्रदेश में हस्तशिल्प उद्योग की भूमिका रोजगार सृजन। सबसे पहला पॉइंट क्या कि मध्य प्रदेश में हस्तशिल्प उद्योग की भूमिका रोजगार सृजन में काफी महत्वपूर्ण है। हस्तशिल्प उद्योगों की स्थापना कम पूंजी में की जा सकती है। हस्तशिल्प उद्योगों के लिए अधिक जमीन की भी आवश्यकता नहीं है, जिससे कि एग्रीकल्चर लैंड में कमी है। तो हस्तशिल्प उद्योगों में कम पूंजी निवेश की आवश्यकता है, कम जमीन की आवश्यकता है, कम संसाधनों की आवश्यकता है, जिसके कारण हस्तशिल्प उद्योगों को स्वरोजगार के रूप में
प्रोत्साहित किया जा सकता, विकसित किया जा सकता, बढ़ावा दिया जा सकता। तो हस्तशिल्प उद्योग के माध्यम से मध्य प्रदेश में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करना, आर्थिक गतिविधियों का विकेंद्रीकरण करना, आर्थिक गतिविधियों का विकेंद्रीकरण करना, आर्थिक विषमता कम करना, आर्थिक विषमता कम करने में। तो अभी हमने कहा कि मध्य प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में हस्तशिल्प उद्योग रोजगार सृजन के दृष्टि से, आर्थिक गतिविधियों के विकेंद्रीकरण के दृष्टिकोण से, आर्थिक विषमता को कम करने के दृष्टिकोण से काफी उपयोगी है। क्योंकि हस्तशिल्प उद्योग की स्थापना कम पूंजी में की जा सकती है, जिसके कारण अधिक से अधिक लोग स्वरोजगार के माध्यम के रूप में हस्तशिल्प उद्योग की स्थापना करने के लिए प्रेरित। हस्तशिल्प उद्योगों के माध्यम से जब आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, आर्थिक गतिविधियों का विकेंद्रीकरण होगा, तो अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा, अधिक से अधिक लोगों की आर्थिक समस्याएं कम होगी, अधिक से अधिक लोगों के पास धन उपलब्ध होगा, जिससे आर्थिक विषमता कम करने में मदद मिलेगी। इसके कारण गरीबी निवारण में भी, गरीबी उन्मूलन में भी मदद में, गरीबी उन्मूलन में सहायता या मददगार, गरीबी उन्मूलन में सहायक यह काफी उद्योग। फिर हस्तशिल्प उद्योग के कारण जो है, कारण ग्रामीण क्षेत्र का सशक्तिकरण होगा, ग्रामीण सशक्तिकरण को बढ़ावा, ग्रामीण सशक्तिकरण को बढ़ावा। जब ग्रामीण क्षेत्रों में हस्तशिल्प उद्योगों के विकास को बढ़ावा मिलेगा, तो इससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार होगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ग संघर्ष कम होगा, सामाजिक सहयोग को बढ़ावा मिलेगा, आर्थिक अपराधों में कमी आएगी। नेक्स्ट पॉइंट, स्थानीय कौशल को संरक्षण, स्थानीय कौशल को संरक्षण। हस्तशिल्प उद्योग के विकास से, हस्तशिल्प उद्योग के संवर्धन से ग्रामीण जो लोकल हमारा कला है, लोकल कार्य करने के तौर तरीके हैं, उत्पादन की स्थानीय विधियां, उनको संरक्षण मिलेगा। ब्रिटिश सरकार ने बड़ी चतुराई के साथ भारत के स्थानीय उत्पादन कौशल को, कला को नष्ट करने का काम किया। कभी जब भारत पाकिस्तान संयुक्त थे, पूर्वी पाकिस्तान, तो ढाका के मलमल की दुहाई दी जाती थी कि मलमल किस तरह से बनाया जाता था। तो हस्तशिल्प उद्योग के विकास और संरक्षण से जो स्थानीय कौशल है, स्थानीय उत्पादन के विधियां हैं, तरीके हैं, स्थानीय कार्य करने की संस्कृति है, उसको संरक्षण मिलेगा। तो हमने कहा कि स्थानीय कौशल या पारंपरिक कौशल को संरक्षण मिलेगा। फिर इसके कारण सातवां जो पॉइंट है भूमिका, स्थानीय संसाधनों का, स्थानीय संसाधनों के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय संसाधनों के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। जब हम अपने संसाधनों का उपयोग करके उत्पादन को बढ़ाएंगे, तो इससे हमारी उत्पादन लागत कम आएगी,
उत्पादन लागत कम आने पर हम अपने उत्पाद को अधिक दाम पर भी बेचने में सक्षम होंगे। हम अपने उत्पादों को विदेशी व्यापार में भी बेचने में सक्षम होंगे। तो इसका अगला हमारा जो लाभ हमें बताना, विदेशी मुद्रा प्राप्ति में सहायक, विदेशी मुद्रा प्राप्ति में सहायक। अगर मध्य प्रदेश में हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा मिलता, हस्तशिल्प उद्योग के उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता, हस्तशिल्प उद्योग जो होते हैं आकर्षक और टिकाऊ बनाए जा रहे हैं, क्वालिटेटिव बनाए जा रहे हैं, तो मध्य प्रदेश का विदेशी व्यापार में भूमिका बढ़ेगी। मध्य प्रदेश के प्रोडक्ट की विदेशों में मांग होगी। जैसे आज मध्य प्रदेश के माहेश्वरी साड़ी की बात हम करते हैं, उसके विदेशों में, या मध्य प्रदेश के चावल की बात, या मध्य प्रदेश में जो पत्थर की कलाकृतियां हैं उनकी मांग विदेशों में निरंतर बढ़ते जा रही। तो इससे भारत का में मध्य प्रदेश का घरेलू व्यापार ही प्रोत्साहित नहीं होगा, बल्कि मध्य प्रदेश का विदेशी व्यापार बढ़ेगा, जिससे सरकार को विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी। सब कर राजस्व में वृद्धि, अगर हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा मिलता है तो इसके कारण जो है टैक्स रेवेन्यू में वृद्धि होगी। अगर हस्तशिल्प उद्योगों का उत्पादन अधिक होता, हस्तशिल्प उद्योगों का व्यापार अधिक बढ़ता, हस्तशिल्प उद्योगों में अधिक लोगों को रोजगार मिलते हैं, तो इसके कारण टैक्स रेवेन्यू में भी वृद्धि होगी, कर राजस्व में वृद्धि होगी। फिर जब कर राजस्व में वृद्धि होगी तो सामाजिक एवं जन कल्याण पर सरकार द्वारा अधिक पैसा खर्च किया जाएगा, जन कल्याण को भी बढ़ावा मिलेगा। तो हस्तशिल्प उद्योग के विकास के कारण जो है जन कल्याण को बढ़ावा मिलेगा, सरकार अपनी कल्याणकारी भूमिका को और बेहतर तरीके से निभा पाएगी। तो आप कह सकते हैं कि हस्तशिल्प उद्योग के विकास के कारण ग्रामीण और नगरीय विषमता भी कम होगी, ग्रामीण और नगरीय विषमता में कमी आएगी। और 10वां, मध्य प्रदेश में समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा। मध्य प्रदेश में इंक्लूसिव डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा, समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा। जब समावेशी विकास बढ़ेगा तो सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय के लक्ष्य को भी हम प्राप्त करने में सफल होंगे। तो मध्य प्रदेश में हस्तशिल्प उद्योग के विकास से न केवल सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता, बल्कि मध्य प्रदेश में हस्तशिल्प उद्योग का विकास करके संवैधानिक और संविधिक लक्ष्यों को भी प्राप्त किया जा सकता। लोगों को सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय उपलब्ध कराया जा सकता, लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाया जा सकता, वर्ग संघर्ष, सामाजिक संघर्ष को कम किया जा सकता, आर्थिक अपराधों को रोका जा सकता। तो मध्य प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में हस्तशिल्प उद्योग की भूमिका, यह मैंने आपको बोर्ड पर आपको दिखाया कि मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास में मध्य प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में हस्तशिल्प उद्योगों की कितनी बड़ी भूमिका, किन किन क्षेत्रों में हस्तशिल्प उद्योग अपनी भूमिका सुनिश्चित कर सकते हैं। जरूरत केवल उनको एक प्रोत्साहन की है, जरूरत केवल मध्य प्रदेश में हस्तशिल्प उद्योग को एक
सकारात्मक झटका देने की जरूरत है। अब आगे हम डिस्कस करने आपसे जा रहे हैं अगला जो हमारा टॉपिक है, पॉइंट है, वह हस्तशिल्प उद्योग के संरक्षण के लिए किन किन क्षेत्रों में संरक्षण के प्रयास। मध्य प्रदेश में हस्तशिल्प उद्योग के संरक्षण हेतु उपाय। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में हस्तशिल्प उद्योगों का संरक्षण कैसे किया जाए, उनको प्रोटेक्शन कैसे दिया जाए, यह हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण। तो पहला पॉइंट है कि अगर मध्य प्रदेश में हम चाहते हैं कि हस्तशिल्प उद्योग आगे बढ़े, मध्य प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का इंजन बने, तो सबसे पहला हमें करना कौशल विकास को बढ़ावा देना, लोगों को प्रशिक्षण देना। तो पहला पॉइंट क्या है? कौशल विकास और प्रशिक्षण। पहला पॉइंट हमारा है कि वहां के लोगों में कौशल विकास को बढ़ावा दिया जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए, उनकी प्रतिभा और क्षमता को पहचाना जाए। आज बदलते हुए परिदृश्य में आज जो मध्य प्रदेश ही नहीं, भारत या भारत के बाहर की भी बात करें तो हमारा आर्थिक परिदृश्य काफी चुनौतीपूर्ण और प्रतिस्पर्धी होता जा रहा। तो समय की मांग है कि हम देश में जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, देश के पास जो श्रम शक्ति है, उसको स्किल बनाएं। तो मध्य प्रदेश में हस्तशिल्प उद्योग के विकास के लिए वहां के लोगों को स्किल करने की आवश्यकता है, वहां के लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की आवश्यकता, वहां के लोगों में सोच में बदलाव लाने की आवश्यकता। संजोग या सौभाग्य से कहिए कि वर्तमान में भारत सरकार द्वारा स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, राष्ट्रीय कौशल विकास प्रोग्राम क्रियान्वित किए जा रहे हैं, इस संदर्भ में संस्थाएं चलाई जा रही है। तो सरकार का प्रयास होना चाहिए कि कौशल विकास केवल शहरों तक केंद्रित न रहे, कौशल विकास का संस्थागत ढांचा ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्थापित किया जाना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र के नौजवानों को आकर्षित किया जाना चाहिए। दूसरा, सरकार को हस्तशिल्प उद्योग के विकास के लिए वित्तीय सहायता, सब्सिडी और रियायती ऋण दोनों के रूप में उपलब्ध कराने की आवश्यकता। सब्सिडी और रियायती ऋण, इन दोनों के रूप में सरकार को स्थानीय लोगों को ऋण उपलब्ध करना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की आर्थिक क्षमता कम होती है, वह संसाधनों के अभाव में अपनी क्षमता, अपनी प्रतिभा का उपयोग नहीं कर पाते हैं, अपने संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। तो जरूरत है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देने की। मध्य प्रदेश सरकार को, भारत सरकार को, मध्य प्रदेश के वित्तीय संस्थाओं को स्थानीय लोगों को स्वरोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहित अगर कर रहे हैं तो उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिया जाए। फाइनेंशियल असिस्टेंस के साथ साथ उनको टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया जाए। तो तीसरा पॉइंट हमने कहा विपणन, मार्केटिंग सहायता। प्रायः देखने को मिलता है कि छोटे और लघु उद्यमियों द्वारा प्रोडक्ट बेहतर बनाया जाता है, उसकी क्वालिटी बेहतर होती है, लेकिन वह मार्केटिंग नहीं कर पाते हैं। वह अपने प्रोडक्ट को एक शहर से दूसरे शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य तक नहीं पहुंचाते हैं।
तो मध्य प्रदेश सरकार को भारत सरकार के साथ मिल करके हस्तशिल्प उत्पादों के विपणन व्यवस्था को प्रभावी करने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश के स्थानीय उद्यमियों और कारीगरों द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट को का इंटीग्रेटेड परचेजिंग करके उन्हें देश के अन्य बाजारों में और उन्हें देश के बाहर उन्हें पहुंचाने का प्रयास करने चाहिए। मार्केटिंग असिस्टेंस के अंदर लघु उद्यमियों को निर्यात सब्सिडी भी प्रोवाइड की जानी चाहिए। लघु उद्यमियों को संस्थागत ढांचा उपलब्ध कराया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि हस्तशिल्प उद्योग के संदर्भ में जागरूकता उत्पन्न करने की जरूरत। हस्तशिल्प उद्योगों को लेकर के हमारे समाज में जागरूकता नहीं है। हम अपने कौशल को, अपने संसाधन को पूरी तरह से पहचान नहीं पा रहे हैं। तो लोगों को हस्तशिल्प उद्योगों की जागरूकता को में बढ़ाना होगा। हस्तशिल्प उद्योगों के प्रति लोगों में भावनात्मक लगाव उत्पन्न करना होगा। लोगों को यह बताना होगा कि यह हस्तशिल्प उद्योग हमारे अस्तित्व से जुड़े हुए हैं, हमारी पहचान से जुड़े हुए हैं, हमारे लिए रोजगार के एक साधन है, हमारे लिए जीविकोपार्जन के एक साधन है, हमारी आय के एक स्रोत है, हमारी आत्मनिर्भरता का माध्यम है और हमारे आत्मसम्मान का प्रतीक है। हमें अपने खोए हुए गौरव को प्राप्त करने के लिए इसे जागृत करना इस पॉइंट। फिर हस्तशिल्प उद्योग में नव प्रवर्तन को बढ़ावा देने की आवश्यकता। हस्तशिल्प उद्योगों में नव प्रवर्तन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन सबको बढ़ावा देने की जरूरत है। हस्तशिल्प उद्योगों की क्वालिटी, हस्तशिल्प उद्योगों की डिजाइन, हस्तशिल्प उद्योगों की ड्यूरेबिलिटी और उसके कास्ट को कैसे मिनिमाइज किया जाए, भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार को इस पर भी फोकस करना। आज का कंज्यूमर केवल ड्यूरेबल प्रोडक्ट ही नहीं देखता, वह आकर्षक प्रोडक्ट भी देखता है और प्रोडक्ट के डिजाइन खूबसूरत होनी चाहिए। वह स्मार्ट प्रोडक्ट की डिमांड करने लगा। तो इसके लिए हमें हस्तशिल्प उद्योग में नव प्रवर्तन को बढ़ावा देना और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, हस्तशिल्प उद्योग से जुड़े हुए लोगों को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता, उनको टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड करने की आवश्यकता है। तो आज हस्तशिल्प उद्योग भी चाहता है कि हमारे क्षेत्र में भी इनोवेटिव एक्टिविटीज को बढ़ावा दिया जाए, आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाए, शोध एवं विकास को बढ़ावा दिया जाए। हस्तशिल्प उद्योग हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, हमारी सभ्यता से जुड़े हुए हैं, हमारे कल्चर से जुड़े हुए हैं, कहीं न कहीं हमारे प्राचीन मूल्यों से जुड़े हुए हैं। तो लोगों को इस संदर्भ में भी बताना पड़ेगा कि हस्तशिल्प उद्योग भारत के केवल वर्तमान की ही बात नहीं करते हैं। हस्तशिल्प उद्योग हमारे अतीत के गौरव को भी बताते हैं कि प्राचीन काल में भारत आर्थिक रूप से समृद्ध था, तो उसका कारण उसका स्थानीय कौशल, हमारे हस्तशिल्प उद्योग, हमारे उत्पादन की विधियां थी, जिसको छोड़ने के बाद हम अमीर से गरीब हुए। तो क्यों न हम अपने अतीत को मूल्यांकन करके, हम अपने स्थानीय कौशल को पहचान करके, हम अपने सांस्कृतिक धरोहर को पहचान करके हम आगे बढ़े। हस्तशिल्प पर्यटन को भी बढ़ावा देने की आवश्यकता। हस्तशिल्प पर्यटन को भी हमें प्रोत्साहित करने की आवश्यकता को बढ़ाओ। जैसे मध्य प्रदेश में माहेश्वरी साड़ी का केंद्र भी, या मध्य प्रदेश में अब पत्थर की मूर्तियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा,
पत्थर की बनाई गई वस्तुओं को प्रोत्साहन दिया जा रहा। तो हम लोगों को आकर्षित करें। मध्य प्रदेश में धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन पर्याप्त मात्रा में है, तो क्यों ना हम लोगों को बताएं कि हमारा उद्योग भी पर्यटन के केंद्र है। हम अपने हस्तशिल्प उद्योगों की उत्पादों की प्रदर्शनी धार्मिक स्थलों के साथ करें। जैसे उज्जैन का महाकाल मंदिर है, हम उसके आसपास अपने हस्तशिल्प उद्योग की प्रदर्शनी लगाएं, या ओंकारेश्वर मंदिर है, या भोपाल का सांची स्तूप है, या खजुराहो का मंदिर है। ऐसे जगहों पर हमें अपने हस्तशिल्प बाजार विकसित करने होंगे, हस्तशिल्प के उत्पादों की प्रदर्शनी लगानी होगी। इस पर भी फिर हमें हस्तशिल्प उद्योग के संदर्भ में एनजीओ और निजी क्षेत्र के बीच भी समन्वय स्थापित करने की जरूरत है। एनजीओ भी हमारे मूल्यों के वाहक हैं, हमारे आर्थिक संसाधनों को उत्पादक बनाने में, उनकी उत्पादकता में वृद्धि करने में सहायक है। तो आवश्यकता है इन बिंदुओं पर कार्य करने के लिए। आज मध्य प्रदेश में की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में हस्तशिल्प उद्योग को इंजन बनाने के लिए सरकार को, मध्य प्रदेश सरकार को भारत सरकार के साथ मिलकर के, भारत सरकार से सहयोग लेकर के हस्तशिल्प उद्योग के क्षेत्र में बिग बैंग की पॉलिसी अपनाने की जरूरत है। हस्तशिल्प उद्योग में एक बहुत बड़े निवेश की भी आवश्यकता है। हस्तशिल्प उद्योग में डायनेमिक परिवर्तन लाने के लिए इनोवेटिव एक्टिविटीज को बढ़ावा देना, साथ में हमें अपने सुशासन को भी प्रभावी बनाना है। इस पर अब हम आते हैं अपने टॉपिक के आखिरी मंजिल की तरफ हम चल रहे हैं, जो हमारा 3.5 में जो मॉडल पेपर हमारा, उसमें फर्स्ट हमारा था अति लघु उत्तरी, सेकेंड हमारा था लघु उत्तरी, और तीसरा जो पार्ट है वह दीर्घ उत्तरी। तो दीर्घ उत्तरी में 5 प्रश्न पूछे जाते हैं मध्य प्रदेश में, जिन 5 प्रश्न में अथवा करके होता है। इसलिए आप देख रहे हैं कि हमारा दीर्घ उत्तरी में 1 में भी 2 पार्ट था, 2 में भी था, 3 में भी था, 4 में भी था, और अब हम आए हैं 3.5 मतलब दीर्घ उत्तरी में जो 5वां प्रश्न है। इसमें पहला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा से जुड़े संगठनों और केंद्रों की भूमिका का वर्णन करते हुए मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा से जुड़े संगठनों और केंद्रों की भूमिका का वर्णन करते हुए, केंद्रों की भूमिका का वर्णन करते हुए मध्य प्रदेश में नवाचार एवं स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र, मध्य प्रदेश में नवाचार और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र की विवेचना कीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र की विवेचना कीजिए। यह हमारा पॉइंट है, मुख्य पॉइंट। प्रश्न हमारा कि मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकार से जुड़े हुए संगठन कौन कौन है। मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकार से जुड़े हुए संगठन और केंद्र क्या है और उनकी भूमिका क्या है, इसको लेकर के हमें चर्चा करनी है।
तो देखिए, सबसे पहले आप समझिए बौद्धिक संपदा क्या होती है। बौद्धिक संपदा और अधिकार। बौद्धिक संपदा से मतलब होता है मानव मस्तिष्क द्वारा अपनी प्रतिभा, अपनी बौद्धिक क्षमता का उपयोग करते हुए जब किसी उत्पाद का सृजन किया जाता है या विचारों का सृजन किया जाता है, तकनीक का सृजन किया जाता है, तो इसे बौद्धिक संपदा कहते हैं। जब बौद्धिक संपदा को संरक्षित करने की व्यवस्था की जाती है तो इसे बौद्धिक संपदा अधिकार कहते हैं। बौद्धिक संपदा का मतलब होता है मानव मस्तिष्क द्वारा सृजित किए गए उत्पाद। वह उत्पाद विचार के रूप में भी हो सकते हैं, तकनीक के रूप में भी हो सकते हैं, और इन तकनीक का या कार्य करने के तौर तरीकों का या विचारों का हम विधियों का उपयोग करके प्रोडक्ट बनाते हैं। जब इन विचारों का, इन विधियों का, इन उत्पादों का संरक्षण करने की व्यवस्था की जाती है तो इसे बौद्धिक संपदा अधिकार कहा जाता है। तो दुनिया के सभी देशों में बौद्धिक संपदा को प्रोत्साहित किया जा रहा, बौद्धिक संपदा को संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा। इसी अनुक्रम में भारत और भारत के सभी राज्यों में बौद्धिक संपदा को प्रोटेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा। बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में भारत द्वारा, बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में भारत द्वारा आर्थिक उदारीकरण की नीति को लागू होने के बाद, स्पेशली 2005 के बाद विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बौद्धिक संपदा को संरक्षण देने के लिए WIPO बनाया गया, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। भारत पहले इसका मेंबर नहीं था, लेकिन भारत इसका मेंबर बन चुका है। भारत सरकार सभी राज्यों में बौद्धिक संपदा संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए प्रेरित कर रही है। भारत के औद्योगिक एवं व्यापारिक संगठन जैसे फिक्की हो, भारतीय उद्योग परिषद हो, तो मध्य प्रदेश में भारतीय उद्योग परिषद द्वारा, भारतीय उद्योग परिषद द्वारा एक नया केंद्र बनाया गया है जिसे बौद्धिक सुविधा केंद्र का नाम दिया गया, जिसे बौद्धिक सुविधा केंद्र, बौद्धिक सुविधा केंद्र का नाम दिया गया। भारत सरकार ने के सहयोग से मध्य प्रदेश में भारतीय उद्योग परिषद ने बौद्धिक संपदा के संदर्भ में एक स्पेशल केंद्र बनाया है जिसे नाम दिया गया बौद्धिक सुविधा केंद्र। फिर इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक दूसरा संगठन बनाया गया जिसे मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद कहा जा रहा। मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद एवं प्रौद्योगिकी परिषद भी बनाया गया। फिर इसके बाद तीसरा, मध्य प्रदेश सरकार विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के साथ मिल करके भी विश्व के साथ मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा के प्रमोशन को, बौद्धिक संपदा के संवर्धन को,
बौद्धिक संपदा के संरक्षण को बढ़ावा दे रही है। आज मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों में, मध्य प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजों में, मध्य प्रदेश के अन्य तकनीकी संस्थानों में बौद्धिक संपदा के संदर्भ में स्नातक, स्नातकोत्तर और डिप्लोमा स्तर के कोर्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। आज ग्रेजुएशन के छात्रों, स्नातकोत्तर के छात्रों को एक डिप्लोमा के रूप में काम करने का, शैक्षणिक संस्थानों में कार्य करने का उनको अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है। मध्य प्रदेश के तकनीकी शिक्षण संस्थान हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटीज हो, सभी जगहों पर बौद्धिक संपदा से जुड़े हुए कोर्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। यही नहीं, मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों द्वारा इस बौद्धिक सुविधा केंद्र के साथ मिलकर या मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के साथ मिलकर या बौद्धिक संपदा संगठन के साथ मिलकर के इस दिशा में कार्य कर रही है। यही नहीं, इंदौर का प्रबंध संस्थान जो है, भारतीय प्रबंध संस्थान, वह भी बौद्धिक संपदा को लेकर कार्य कर रहा। तो आज मध्य प्रदेश में वहां के यूनिवर्सिटीज, वहां के प्रबंध संस्थान, वहां का जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद है, मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देने, बौद्धिक संपदा से संबंधित अधिकारों के बारे में लोगों को बताने, मध्य प्रदेश के जो भौगोलिकता से जुड़े हुए उत्पाद हैं उनको संरक्षित करने की दिशा में प्रयास किया जाए। और इन प्रयासों का प्रतिफल है कि मध्य प्रदेश में लगातार जीआई टैग बढ़ते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में लगातार भौगोलिक संकेतांकों में वृद्धि होती जा रही है। तो आज जो मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा से जुड़े हुए संगठन है, वह बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में इनोवेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में शोध एवं विकास को बढ़ावा दे रहे हैं, रचनात्मकता को प्रोत्साहित कर रहे हैं, लोगों में जागरूकता उत्पन्न कर रहे हैं, बौद्धिक संपदा से जुड़े हुए पहलुओं को प्रचारित प्रसारित किया जा रहा, सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जीआई की पहचान करके, उत्पादों की पहचान करके जीआई टैग देने का प्रयास किया जा रहा, लोगों को सलाह दी जा रही है, इत्यादि किया जा रहा। अब हम आते हैं इसका दूसरा पार्ट पर, हम चर्चा करते हैं कि मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में स्टार्टअप की स्थिति क्या है या परिस्थिति, नवाचार और परिस्थिति। मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में नवाचार और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र क्या। देखिए, वर्तमान में पिछले कुछ वर्षों में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में नवाचार को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा। मध्य प्रदेश सरकार में इनोवेटिव एक्टिविटीज को प्रमोट किया जा रहा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2022 में मध्य प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति की घोषित की। पहला कदम क्या? मध्य प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति यह 2022 में बनाई गई। इस नीति के माध्यम से मध्य प्रदेश क्षेत्र में
इनोवेशन को बढ़ावा देने, मध्य प्रदेश में शोध एवं विकास को बढ़ावा देने, मध्य प्रदेश के स्थानीय संपदा की पहचान करने, मध्य प्रदेश के लोगों को जागरूक बनाने, मध्य प्रदेश में भौगोलिक उत्पादकों को संरक्षण प्रदान करने के लिए विशेष प्रयास किए जाने हैं, प्रावधान किए, लोगों को वित्तीय सहायता देने, लोगों को तकनीक उपलब्ध कराने और सरकार खुद अलग अलग विशेष समितियों का गठन करके लोगों को प्रोत्साहित करे। मध्य प्रदेश सरकार अटल इनोवेशन मिशन और इंडिया एक्सीलरेटेड फंड, इन दोनों के माध्यम से भी मध्य प्रदेश में नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए लोगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही। मध्य प्रदेश सरकार सिडबी के साथ भी एक MOU पर समझौता किया। मध्य प्रदेश सरकार सिडबी के साथ भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर समझौता किया। इसके द्वारा मध्य प्रदेश में स्टार्टअप को प्रोत्साहन दिया जा रहा। आपको मैं बताना चाहूंगा कि सिडबी द्वारा इस्माइल योजना चलाई जा रही है। यस फॉर सिडबी, MI फॉर मेक इन इंडिया, L फॉर लोन, E फॉर इंटरप्राइजेज। तो मध्य प्रदेश सरकार सिडबी के साथ मिलकर के इस्माइल योजना के माध्यम से भी मध्य प्रदेश में इनोवेशन को बढ़ावा दे रही है, मध्य प्रदेश में विकासात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार अटल इनोवेशन मिशन, इंडिया एक्सीलरेशन फंड के माध्यम से भी सरकार वहां पर बौद्धिक संपदा ही नहीं बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में इनोवेशन को प्रोत्साहित कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2025 में अपनी नई नीति, एक योजना घोषित की गई, मध्य प्रदेश स्टार्टअप तथा कार्यान्वयन योजना, स्टार्टअप तथा कार्यान्वयन योजना। यह फरवरी 2025 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना की घोषणा की गई। इस योजना में कहा गया कि मध्य प्रदेश, इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य बताया गया, मध्य प्रदेश में नवाचार को बढ़ावा देना, दूसरा नवाचार के माध्यम से रोजगार उत्पन्न करना, नवाचार के माध्यम से रोजगार उत्पन्न करना, तीसरा नवाचार के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करना, नवाचार के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करना, नवाचार के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करना। चौथा इसमें कहा बताया गया है नवाचार के लिए वित्तीय सहायता देना, नवाचार के लिए वित्तीय सहायता देना, कौशल विकास एवं प्रशिक्षण, कौशल विकास और प्रशिक्षण को बढ़ावा देना, कौशल विकास एवं प्रशिक्षण। तो इस नीति में कहा गया कि मध्य प्रदेश सरकार नवाचार को बढ़ावा देगी, नवाचार के माध्यम से रोजगार उत्पन्न करे, नवाचार के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करना, नवाचार के लिए वित्तीय सहायता देना, नवाचार के संदर्भ में कौशल विकास को प्रोत्साहन देना। मध्य प्रदेश सरकार स्टार्टअप के संदर्भ में अलग अलग विभिन्न कोषों का गठन भी मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। स्टार्टअप कोष भी मध्य प्रदेश सरकार कई कोषों का गठन कर रही है, जिसके माध्यम से
मध्य प्रदेश सरकार वित्तीय कमी को पूरा करना चाहती है। मध्य प्रदेश सरकार स्टार्टअप के संदर्भ में ईज ऑफ बिजनेस डूइंग को सरल बनाना चाहती है। मध्य प्रदेश सरकार संस्थागत ढांचे को प्रभावी बनाना चाहती है। तो हमें कहने में कोई संकोच नहीं है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार स्टार्टअप को लेकर, नवाचार को लेकर के, बौद्धिक संपदा को लेकर के काफी आक्रामक बैटिंग कर रही है। मध्य प्रदेश में नवाचार और स्टार्टअप के संदर्भ में एक मजबूत, प्रभावी और उभरता हुआ पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित होता दिखाई पड़ा। मध्य प्रदेश सरकार नीतिगत बाधाओं को दूर कर रही है, संस्थागत बाधाओं को दूर कर रही है, तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान कर रही हैं, जिला स्तर पर कौशल नवाचार संवर्धन केंद्रों की स्थापना को प्रोत्साहित करने का काम किया जा रहा। तो मध्य प्रदेश सरकार काफी एक्टिव होकर के, काफी सक्रिय होकर के इस दिशा में काम कर रही है। अब हमारा लास्ट प्रश्न है, हम अगले प्रश्न पर आते हैं जो सांख्यिकी से प्रश्न है, स्टैटिस्टिक्स से प्रश्न है, जो हमारा 3.5 का अथवा पार्ट है। यादृच्छिक प्रतिचयन से आप क्या समझते हैं? प्रतिचयन से आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? इसके गुण दोषों की विवेचना कीजिए। इसके गुण दोषों की विवेचना कीजिए। यह हमारा प्रश्न है। गुण दोषों की विवेचना कीजिए। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में सांख्यिकी से भी संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं और यह प्रश्न अति लघु उत्तरी भी होता है, लघु उत्तरी भी होता है और दीर्घ उत्तरी भी होता है। तो दीर्घ उत्तरी में 2 प्रश्न सांख्यिकी से पूछे जाते हैं, जो पिछला वर्ष का पेपर मैंने देखा। तो इसमें एक प्रश्न मैंने पहले ही आपको डिस्कस कर लिया, अनुमानात्मक सांख्यिकी से क्या, उसको लेकर के मॉडल पेपर में प्रश्न था। दूसरा प्रश्न है सैंपलिंग को लेकर के, सैंपलिंग प्रतिचयन को लेकर के। वर्तमान दौर में या पहले भी सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्रों में, राजनैतिक क्षेत्रों में सर्वेक्षण होते रहते और आज भी आप देखते हो चुनाव के समय विभिन्न एजेंसियों द्वारा सर्वेक्षण किया जाता है, जिसे आप ओपिनियन पोल के नाम से, एग्जिट पोल के नाम से सामान्यतया जानते हो। तो जब सर्वेक्षण किया जाता, कोई रिसर्च किया जाता, तो वहां पर हमें सैंपलिंग करनी पड़ती है, हमें कुछ नमूना कलेक्ट करना पड़ता है, संपूर्ण में से कुछ का चयन करके उसके आधार पर हम समग्र के बारे में निर्णय निकालते हैं। तो यहां पर 2 शब्द है, प्रतिचयन और यादृच्छिक शब्द। सैंपलिंग ऑन एट रैंडम सैंपलिंग। देखिए, आप पहले आप समझिए सैंपलिंग क्या। सांख्यिकी अनुसंधान में या सामाजिक एवं आर्थिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण में संपूर्ण के बारे में जानकारी करने का जब प्रयास किया जाता है, तो हम कुछ लोगों का चयन करते हैं और कुछ लोगों के आधार पर संपूर्ण के बारे में जानकारी करते हैं। यहाँ पर हम संपूर्ण को समग्र या जनसंख्या शब्द से प्रयोग कर, सांख्यिकी में संपूर्ण को समग्र या यूनिवर्स के नाम से भी जाना जाता है और पॉपुलेशन के नाम से भी जाना
जाता। 2 समग्र या जनसंख्या का मतलब है हम संपूर्ण के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं। तो जैसे हम कहें कि हम भारत के सभी लोगों के बारे में, भारत के सभी लोगों में साइबर जागरूकता को लेकर हम अध्ययन करना चाहते हैं, या भारत के लोगों में हम लिव इन रिलेशन के बारे में जागरूकता अध्ययन करना चाहते हैं। क्या भारत के 140 करोड़ लोगों में से कितने लोग लिव इन रिलेशन के पक्ष में हैं और कितने लोग लिव इन रिलेशन के पक्ष में नहीं हैं? इनके बारे में जब हमें सर्वेक्षण करना होगा, जानकारी, तो 140 करोड़ लोगों से राय ले पाना संभव नहीं है, जानकारी प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। तो ऐसे में हम 140 करोड़ लोगों में से हम कुछ लोगों का चयन करेंगे और उनके जानकारी प्राप्त करके हम संपूर्ण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, या एक निष्कर्ष निकालते हैं, या एक अनुमान लगाते हैं। हम संपूर्ण के बारे में अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं समग्र। तो या हम कहें कि हम संपूर्ण देश के लोगों में ड्रग की आदतों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, हमें कुछ लोगों का चयन करना पड़ा। तो प्रतिचयन का मतलब होता है समग्र में से कुछ लोगों का चयन करके उनके से प्राप्त जानकारी के आधार पर समग्र के बारे में, संपूर्ण जनसंख्या के बारे में, संपूर्ण विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करना। तो प्रतिचयन की अनेकों विधियां हैं, उनमें से एक विधि है एट रैंडम सैंपलिंग करना, यादृच्छिक प्रतिचयन, एट रैंडम सैंपलिंग करना। आप यह कहना कि एट रैंडम सैंपलिंग की वह विधि है जिसके अंतर्गत समग्र में से बिना किसी पक्षपात के या पूर्वाग्रह के हम कुछ इकाइयों का चयन करते हैं। यादृच्छिक प्रतिचयन की वह विधि है जिसके अंतर्गत समग्र में से, संपूर्ण में से, कुल जनसंख्या में से हम बिना किसी पक्षपात के या पूर्वाग्रह के कुछ इकाइयों का चयन करते हैं, उनसे प्राप्त जानकारी का विश्लेषण करके हम समग्र के बारे में निष्कर्ष निकालते हैं। यादृच्छिक प्रतिचयन में किसी भी इकाई के चयनित होने की संभावना होती है। यहाँ पर पहले से यह नहीं बताया जा सकता है कि किस इकाई को हम सैंपलिंग के रूप में चयन करते। जैसे हम एक एग्जाम्पल दें कि एक बाल्टी में हम कुछ बालें रख देते हैं और एक व्यक्ति के आंख पर पट्टी बांध दी जाती है और उससे कहा जाता है कि उस बाल्टी में से कुछ बालों को निकालो। उस व्यक्ति जिसके आंख पर पट्टी बंधी हुई है उसे यह पता नहीं है कि बाल्टी में किस कलर की बाल है, कितनी बाल है, इसी उससे सिर्फ यह कहा गया कि बाल्टी में कुछ बाल रखी गई है, उसमें से तुम 5 बाल का चयन कर लो। तो वह व्यक्ति जिसके आंख पर पट्टी बंधा उसमें से वह हाथ डाल करके 1 बाई 1 करके 5 बाल चयन कर लेगा। वह बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी पक्षपात के 5 बाल चयन कर रहा, उसे कुछ भी पता नहीं है कि कौन से बाल किस रंग की है, बाल का रंग क्या है, बाल का आकार क्या है, बाल का रूप क्या है, या कुछ भी। और बाल्टी में रखी हुई सभी बालों के चयनित होने की संभावना है। वह 1 बाई 1 करके बाल को बाल्टी से निकाल रहा है और बाहर रख रहा। तो यह
एट रैंडम सैंपलिंग कहलाता। एट रैंडम सैंपलिंग में किसी भी प्रकार का पूर्वाग्रह नहीं होता, पक्षपात नहीं होती है। हम बिना किसी पूर्वाग्रह या पक्षपात के इकाइयों का चयन करते हैं और उन इकाइयों से हम जानकारी प्राप्त करते हैं। फिर जानकारी का विश्लेषण करके हम संपूर्ण के बारे में निर्णय लेते हैं। तो इसे रैंडम सैंपलिंग कहा जाता है। सैंपलिंग करते समय एक बहुत बड़ी समस्या आती है कि सैंपल का साइज क्या होगा। व्हाट विल बी साइज ऑफ सैंपल। सैंपल का साइज बड़ा होगा या छोटा होगा। सैंपल का साइज बहुत छोटा होना भी अच्छा नहीं है। बहुत छोटा साइज होने पर हम प्रभावपूर्ण निर्णय नहीं ले पाते हैं। लेकिन सैंपल का साइज बड़ा भी नहीं होना चाहिए, इस पर भी विवाद। सैंपल का साइज बहुत बड़ा होता है तो सैंपल के बड़े साइज का विश्लेषण करना, उनसे जानकारी प्राप्त करना बहुत मुश्किल का काम होता। तो ऐसे में यह प्रश्न उठता है कि आदर्श सैंपल साइज क्या होगा। इसके लिए कोई प्रभावी मैथमेटिकल फार्मूला नहीं है कि जिसके आधार पर हम सैंपल साइज फिक्स कर सके। सैंपल में कितनी इकाइयों को रखना है इसके बारे में हम निर्णय ले सके, ऐसा हमारे पास कोई फार्मूला। हाँ, जरूर कुछ फार्मूला बनाए गए हैं लेकिन वह बहुत प्रभावी। देखते हो कि आप इलेक्शन के समय एग्जिट पोल कभी सक्सेस होते हैं, सही होते हैं, तो कभी फेल हो जाते हैं, या एग्जिट पोल के नतीजों का लोग अपने अनुसार विश्लेषण करते हैं। तो सैंपलिंग के साइज, सैंपल साइज का चयन करना हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। सैंपलिंग महत्वपूर्ण है, एट रैंडम सैंपलिंग महत्वपूर्ण है। सांख्यिकी अनुसंधान में आर्थिक समस्याओं का समाधान के लिए, सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए, आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक विषयों से संबंधित मुद्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन करते समय हम सर्वे करते हैं और सर्वे करने के दौरान हम सर्वे के माध्यम से निष्कर्ष निकालते हैं। तो यहाँ त्रुटि होने की, गलती होने की भी संभावना होती है। कभी कभी सर्वे करने वाला बायस्ड होता है तो वह रिजल्ट को प्रभावित करने का प्रयास भी करता। तो अब हम आपको डिस्कस करने जा रहे हैं रैंडम सैंपल के गुण और दोष, कि जो इसकी मेरिट क्या है और डिमेरिट क्या है। रैंडम सैंपल के मेरिट क्या है। पहला मेरिट तो यही का कि इसमें निष्पक्षता होती है, पूर्वाग्रह का अभाव होता है। हमने कहा कि इसमें निष्पक्षता होती है। दूसरा, पूर्वाग्रह का अभाव होता है। पूर्वाग्रह का अभाव होता है। तीसरा, किसी भी इकाई के चयनित होने, किसी भी इकाई के चयनित होने की संभावना होती है। चयनित होने की पूरी संभावना होती है, संभावना होती है। और फिर हमने कहा कि इसके चयनित होने की पूरी संभावना होती है। त्रुटि की संभावना कम होती है, त्रुटि की संभावना कम होती है। सरल होती है, या इसके गुण बताए जाते हैं कि सरल होती है। या रैंडम सैंपलिंग में समय कम लगता, कम समय लगना, कम समय और कम खर्चीली, इसको लेकर थोड़ा मतभेद है। इसे गुण के रूप में भी देखा जाता है और दोष के रूप में भी देखा जाता है। हमने कहा कि रैंडम सैंपलिंग में
किसी भी इकाई के चयनित होने की पूरी संभावना होती है। कोई भी इकाई सेलेक्ट हो चुकी है, इसलिए यहाँ पर जो होता पक्षपात की संभावना न के बराबर होती है। सर्वे करता जो सैंपलिंग कर रहा है, जो इकाई का चयन कर रहा है, यह माना जाता है कि वह बायस नहीं है। बिना बायस के, विदाउट बायसनेस वह काम कर रहा है, इसलिए रिजल्ट शुद्ध आएंगे। परिणाम की शुद्धता की संभावना अधिक होती है, संभावना अधिक होती है। यह भी कहा जाता है त्रुटि की संभावना कम है। अनजान में त्रुटि पॉसिबल है, लेकिन जानबूझ करके गलती नहीं की जाती। अब इसके दोष क्या है? दोष की जब बात आती है, डिमेरिट की बात आती है, डिमेरिट की कि इसकी डिमेरिट क्या, तो सबसे पहले कहा जाता है कि सैंपल का साइज क्या हो और क्या जरूरी है कि सैंपल सही प्रतिनिधित्व कर रहा है या नहीं। पहला साइज को लेकर के, आकार को लेकर के, दूसरा प्रतिनिधित्व को लेकर के, तीसरा समय को लेकर के, चौथा खर्चे को लेकर के, और पांचवा परिणाम को लेकर के। यह इसको दोष के रूप में देखा जाता है। फिर इसके बाद हमने कहा कि यह इसके कुछ दोष, हमने कहा कि यह डिसाइड करना काफी चैलेंजिंग होता है कि सैंपल साइज का कितना होनी चाहिए, यूनिवर्स से कितनी इकाइयों का चयन करना। यह एक बड़ा, कभी कभी बहुत बड़ा आकार ले लेते हैं तो भी रिजल्ट हम सही तरीके से प्रस्तुत नहीं कर। बड़े सैंपलिंग साइज होने पर सबसे जानकारी प्राप्त करना, उन जानकारियों का विश्लेषण करना हमारे लिए एक चुनौती। तो इसमें एक मुद्दा परिणाम के विश्लेषण कैसे किया जाए। जो अगर सैंपल साइज बड़ा है तो उससे प्राप्त जानकारियों का हम विश्लेषण कैसे करेंगे, एक मुद्दा आता। या जिन लोगों का इकाइयों को हम सैंपल के रूप में सेलेक्ट किया, क्या उन इकाइयों के बारे में हम समग्र जानकारी कलेक्ट कर पा रहे हैं? क्या जानकारी देने वाले कहीं हमें गुमराह तो नहीं कर रहे हैं? जैसे एक सर्वेक्षण करता किसी व्यक्ति से पूछता है कि आप नरेंद्र मोदी के पक्ष में मतदान करने जा रहे हो या इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान करने जा रहे हो। अगर जानकारी देने वाला व्यक्ति हमको गुमराह कर रहा है तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए उस जानकारी के आधार पर जो निष्कर्ष निकालेंगे हमारे ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा। अगर इन्फॉर्मर जो है गलत जानकारी दे रहा तो कैसे उस जानकारी को हम सही करें, यह एक बहुत बड़ा मुद्दा आता। विश्लेषण करते समय, निष्कर्ष निकालते समय, जब सैंपल साइज बड़ा होता है तो समय भी अधिक लगता है, पैसा भी अधिक खर्च होता है। जानकारियों का विश्लेषण करके एक्यूरेट रिजल्ट भी निकाल पाना मुश्किल होता, असंभव तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन उससे करेक्ट रिजल्ट निकाल पाना काफी मुश्किल होता। तो आपने देखा कि हमने कहा कि इसका गुण क्या है? निष्पक्षता, पूर्वाग्रह का अभाव होना, किसी भी इकाई के चयनित होने की पूरी संभावना होना, त्रुटि की संभावना कम होना, यह सरल मानी जाती है, कम समय लगता, कम खर्चीली होती है, परिणाम की शुद्धता की संभावना अधिक होती है। यह पॉइंट, आकार इसका अधिक होता है,
और जब सारी डिमेरिट में बात आती है, ऑप्टिमम साइज को लेकर के, प्रतिनिधित्व को लेकर के, समय के बारे में, खर्चे के बारे में मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं कि कम समय लगता, कुछ कहते हैं अधिक समय। यह डिपेंड करता है कि हम सैंपल साइज कितना ले रहे हैं, उसके आधार पर हम यह तय करते हैं कि यह समय अधिक समय लिया या अधिक खर्चा हुआ, या सर्वेयर जो व्यक्ति हमें इन जानकारी दे रहा वह हमें गलत जानकारी दे रहा है या वह हमको सही जानकारी दे रहा है, इसके बारे में निर्णय ले पाना काफी मुश्किल होता। अगर इन्फॉर्मर ने, सूचना प्रदाता हमको गलत जानकारी दे रहा है तो उसके आधार पर जो भी निर्णय आएगा वह हमारे निष्कर्ष को प्रभावित करेगा। इन दोषों के बावजूद भी सैंपलिंग की जितनी विधियां हैं उसमें रैंडम सैंपलिंग को बेहतर माना जाता है, अच्छा माना जाता है। तो इस प्रकार हमने आपको जो हमारा जीएस मध्य प्रदेश पीसीएस मुख्य परीक्षा का जीएस का जो तीसरा पेपर था, जो अर्थव्यवस्था, सांख्यिकी, मध्य प्रदेश और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित होता, उनमें से मैंने अर्थव्यवस्था, सांख्यिकी और मध्य प्रदेश से जो रिलेटेड प्रश्न अर्थव्यवस्था को लेकर थे वह मैंने डिस्कस किया। अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी, यह मॉडल प्रश्न जो आपसे डिस्कस हम लोगों ने किया, इसका उद्देश्य आपको विषय के बारे में, प्रश्नों के नेचर के बारे में, उत्तर में क्या लिखना है इसके बारे में मुझे बताना था। हमने आपको अत्यंत सरल, सुबोध और सारगर्भित तरीके से बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूं कि हम लोगों का यह प्रयास आपके लिए लाभकारी, उपयोगी होगा, आपको अपने परीक्षा की तैयारी करने में एक प्रकाश पुंज का काम करेगा, सहायक होगा। हम आपकी सफलता की कामना करते हैं, इसके लिए शुभकामना देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।